गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका हम लोग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो नेल्सन मंडेला के लाइफ एंड उसके स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी आज हम करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम शॉर्ट में रिमाइंड करा देते हैं आपको। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रैक्टिस किया जाता था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड अनइमेजिनेबल पेन एंड सफरिंग उन्होंने सहा। उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ का लगभग 30 इयर्स जो है साउथ अफ्रीका के डिफरेंट प्रिजन्स में स्पेंड किया। बहुत सारी मार खाई और अंत में जाके उनके पार्टी जो है वो इलेक्शंस के थ्रू वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड एंड इन विच अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, वो उस पार्टी ने उस चुनाव को जीता एंड ही केम इनटू द पावर। और इस तरह से पहली नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, जो कि इक्वलिटी में बिलीव करती थी। एंड नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द ओथ टेकिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसमें कि वर्ल्ड लीडर्स आए थे एंड ही इज थैंकिंग देम ऑल। एंड उसके बाद आगे वो बताते हैं अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि कैसे पहले तो ही थैंक्स ऑल द वर्ल्ड लीडर। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न जो है स्काई में फॉर्म कर रहे हैं एंड वो कितना ब्यूटीफुली अपना मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। एंड फाइनली वो बताते हैं कि कैसे दो डिफरेंट नेशनल एंथम जो है बजाए गए, एक ब्लैक्स को सिंबलाइज करता एंड एक वाइट्स को। एंड ऑल दो दोनों में से कोई भी ग्रुप को लिरिक्स नहीं पता था एंथम का, लेकिन जल्द ही ये लोग अपने बाय हार्ट इसको याद कर लेंगे। एंड मूविंग ऑन, जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन से। तो on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own. So, on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up. Okay, so डे ऑफ इनाग्रेशन जिस दिन था उस दिन बोलते हैं ये कि मैं ओवरवेम्ड था, ओवरजॉयड था विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब जब आप इमोशनली याद करते हो पास्ट के उन सारे सेक्रीफाइसेस का जिन्होंने कि इस डे को पॉसिबल किया है, तो पास्ट के ग्लोरी को वो याद कर रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, फर्स्ट हाफ में, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार। एंग्लो बोर वार जो है वो ब्रिटिशर्स एंड बोर स्टेट, साउथ अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में हुई थी। द वॉर वाज ट्रिगर्ड ड्यू टू द डायमंड्स। ठीक है, तो बिफोर माई ऑन बर्थ यही वो समय था जब वाइट स्किन
पीपल्स जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन्होंने अपने वाइट स्किन पीपल के खिलाफ, सॉरी ब्लैक स्किन डार्क स्किन पीपल के खिलाफ जो है वो भेदभाव की एक दीवार खड़ी कर ली। इरेक्टेड मतलब खड़ा किया एक ऐसा सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन जो कि ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया दैट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर, सबसे इनह्यूमन अमानवीय सोसाइटी जो कि दुनिया ने आज तक जिसको विटनेस किया हो। सबसे क्रूरतम सोसाइटी का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन। लेकिन अब समय कौन सा है? तो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का अंतिम सेकेंड डिकेड है, लास्ट डिकेड है। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, एंड मैं खुद 8वें दशक में यानी 80 साल के हो चुके लगभग। तो दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो अब जो है वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली सरकार थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो ओवरटर्न हो गया हमेशा के लिए, एंड उसको रिप्लेस कर दी कौन सी सरकार ने? ऐसी सरकार जो कि लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है एंड उनके फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करती है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, भले ही उनका कलर ऑफ स्किन कुछ भी हो। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल। Okay, so that day had come about through the unimaginable, yes, sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid। लेकिन आज जो ये दिन आया है, दैट डे हैड कम अबाउट, ये पॉसिबल हुआ थ्रू द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस, बलिदान किया थाउजेंड्स ऑफ हमारे लोगों ने, ऐसे लोग जिनकी सफरिंग एंड करेज को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं या उसको रीपे नहीं कर सकते, उसका ऋण नहीं चुका सकते। आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before me। तो उस दिन मैंने महसूस किया, एंड इवन उसके बाद अलग डेज में भी, कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, मैं क्या हूँ? तो सिंपली सम हूँ उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स जो कि मुझसे पहले जो इस दुनिया में आए, इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे जिनका जन्म हुआ, मैं उन सारे ग्रेट पैट्रियट्स का सम टोटल हूँ। ठीक है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन अब खत्म हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, मुझसे फिर से शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाऊँगा। एंड दे वेर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। एंड वो जो हमसे पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो आज इस मोमेंट को विटनेस करने के लिए नहीं है। एंड मैं इस बात से बड़ा ही पेन्ड फील करता हूँ एंड कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यस, अपार्थाइड ने एक डीप एंड लास्टिंग, बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाला घाव देश के लोगों को दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from। Yes, ये हमारे कई जनरेशन्स जो हैं वो लग जाएंगे उन घावों से, उस प्रोफाउंड हर्ट से जो कि लास्टिंग हर्ट था, डीप हर्ट था, जो मतलब चोट थी, उससे उबरने में हमें कई जनरेशन हमारे बीत जाएंगे। लेकिन उसका एक ब्राइटर साइड भी मंडेला खोजते हैं। क्या? तो decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the old Oliver Tambo's, the Walter Cecilus, the Chief Luthellus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subekus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। बोलते हैं कि लेकिन एक तो अब पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट, घाव जो है वो देश के लोगों को दिया, लेकिन
जिससे उभरने में हमें हमारी कई जनरेशन्स जो है वो उस खप जाएंगी उस घाव से उभरने में। लेकिन इसी पॉलिसी का एक ब्राइटर साइड भी हुआ, वो क्या? तो द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी ने सो दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people। हाँ, बताते हैं कि कैसे वो दिन जो है बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस से आया। एंड लेकिन उस सेक्रीफाइस उस ब्रूटिलिटी का वो एक ब्राइटर साइड भी देखते हैं कि उतना ज़्यादा डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी का नतीजा ये हुआ कि एक दूसरा इफेक्ट भी हुआ जिसने कि प्रोड्यूस किया ओलिवर टैम्बू जैसे, वॉल्टर सिसिलिस, चीफ लिथलिस, यूसुफ डैडूज, ब्राम फिशर्स जैसे लोगों को, जो कि मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजडम थे। एंड उनके जैसा मिलना पॉसिबल नहीं है। ये सारे लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने कि स्ट्रगल में भाग लिया था अगेंस्ट अपार्थाइड। एंड इसका इन सारे न के नाम के पीछे हम देख रहे हैं द का यूज़ किया गया एंड प्लूरल का यूज़ किया गया। ये ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इस जब हम ऐसा वाल्टर सिसुलस या चीफ ओलिवर टैम्बूज बोलते हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि इन्हीं तरह के फ्रीडम फाइटर्स हों, स्ट्रगल करने वाले लोग हों, लेकिन दे आर अननोन। ठीक है, तो इसीलिए उस पूरे क्लास को डिनोट करने के लिए प्रॉपर नाउन से पीछे हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सरसाइज भी दिया ही होगा आगे। तो परहैप्स इट रिक्वायर्स, यस, इसमें क्वेश्चन भी पूछता है, डू यू एग्री विथ नेल्सन मंडेला दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? कि जितना ज़्यादा आप अत्याचार करोगे, जितनी ज़्यादा, उतना बड़े कैरेक्टर वाले लोग जो है वो धरती पे आएंगे। एंड यही बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जब तक उतना ज़्यादा गहरा ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब अत्याचार नहीं होगा, तब तक ऐसे कैरेक्टर वाले नहीं निकलेंगे। तो ऐसा ऐसा जब अत्याचार होता है तो अत्याचार का एक तो ब्रूटलिटी होती है, तो ऑब्वियस बात है उसमें लॉस ऑफ लाइफ्स होता है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसी से फिर ब्राइटर कैरेक्टर का भी जन्म होता है। जैसे इंडिया में अंग्रेज़ों का ऑपरेशन हुआ तो पीपल लाइक सुभाष चंद्र बोस, पीपल लाइक महात्मा गांधी, ऐसे लोगों का, ग्रेट कैरेक्टर वाले लोगों का जन्म हुआ। एंड मंडेला टेल्स दैट माई कंट्री इज़ रिच in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। साउथ अफ्रीका फेमस है, रिच है, क्यों? वहाँ पे जेम्स एंड मिनरल्स मिलते हैं धरती के नीचे। लेकिन मंडेला बोलते हैं कि मुझे हमेशा से ये बात पता थी कि हमारे सबसे बड़े वेल्थ, हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारा सबसे बड़ा धन यहाँ के लोग हैं, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन एंड प्योर हैं। एंड इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, साथियों से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं दोस्तों से, फ्रीडम फाइटर्स से, अपने लोगों से मैंने सीखा किस चीज़ का मतलब, मीनिंग ऑफ करेज, साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने कई बार देखा है मैन एंड वुमेन अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालते हैं एंड अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं फॉर एन आइडिया ऑफ इक्वलिटी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कि हर एक अटैक्स के सामने, टॉर्चर के सामने वो चट्टान की तरह खड़े रहे, एक बार भी वो टूटे नहीं। एक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस मतलब ब्रूटिलिटी को फेस करने की कैपेबिलिटी दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अकल्पनीय बर्दाश्त करने की इंड्योरिंग कैपेसिटी अकल्पनीय दिखाई, वो टूटे नहीं, उन्होंने बहुत सारे अत्याचार सहे लेकिन वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यस, what अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स। करेज मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है? तो करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, डर का नहीं होना करेज नहीं है, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट, डर पे जीत हासिल करो। डर तो सबको होता है लेकिन
डर का ना होना, जिसके पास डर, जो बोलता है हम डरते नहीं हैं, ही इज लाइंग। लेकिन डर पे जो जिसने विक्ट्री हासिल कर ली, जिसने कि उसको ट्राइम्फ किया, उसको जीत लिया, उसको हम बोलते हैं करेजियस पर्सन। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कनकर्स दैट फियर। बहादुर वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो कि उस डर को जीत लिया हो जिसने। ठीक है, तो करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर it. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Wow. नो वन इज बॉर्न हेटिंग। कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही दूसरे पर्सन से सिर्फ इसीलिए नहीं नफरत करने लगता है कि उसका कलर ऑफ स्किन अलग है, या उसका बैकग्राउंड अलग है हमसे, या उसका धर्म हमसे अलग है। पीपल को सीखना पड़ता है, लोग नफरत करना सीखते हैं। और मंडेला बोलते हैं कि इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन ऑल्सो टॉट टू लव, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन हेट। यानी हमारे मन में प्रेम की भावना वो ज़्यादा नेचुरली आती है, क्योंकि सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर बाउंड बाय लव। हम लोग प्यार प्रेम से घिरे रहते हैं, माता पिता का प्यार, अपने घर के दूसरे लोगों का प्यार, हम जो है वो ज़्यादा प्रेम की भावना ज़्यादा नेचुरली हमारे मन में जन्म लेती है। जबकि नफ़रत करने के लिए हमको नफ़रत करना सीखना पड़ता है। तो इफ़ पीपल कैन learn to hate, they can also be taught to love because it comes more naturally to human heart. एंड बोलते हैं मंडेला के ग्रिमेस्ट टाइम्स, मतलब कठिनतम समय, मुश्किल समय में भी, जब मैं कैद में था, जब मेरे कॉमरेड्स एंड मुझे अपने लिमिट्स पे पुश किया जा रहा था, यानी बर्दाश्त के लगभग सीमा से बाहर हो गई थी, हमारा पेन बाहर हो गया था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी। उस कठिन समय में भी, प्रिजन में भी, मैंने अब जो है ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी वन ऑफ द गार्ड्स की आंखों में चमक देखी थी, रे ऑफ होप देखी थी। किस चीज़ की? मानवता की। जस्ट फॉर ए सेकेंड, लेकिन ये मुझे रीअश्योर करने के लिए काफ़ी था कि आदमी का जो गुडनेस है इज़ ए फ्लेम, एक दिया की लॉ है, उसका फ्लेम है, जिसको कि तुम थोड़ी देर के लिए फ्लेम को क्या कर सकते हो, तुम हिडन कर सकते हो, छुपा सकते हो, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको तुम बुझा नहीं सकते हो। आदमी की अच्छाई जो है इज लाइक ए फ्लेम। ओके, तो सो क्वेश्चन है, ओरल कम्प्रिहेंशन चेक है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं एंड कैसे पहले उनका मंडेला के प्रति जो एटीट्यूड था वो, और अभी कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, दो नेशनल एंथम दो अलग अलग लोगों को, ब्लैक एंड वाइट को सिम्बोलाइज करने के लिए गाए गए। मंडेला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपने कम देश में फर्स्ट हाफ में कैसा गवर्नमेंट था, सेकेंड हाफ में फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में कैसा हुआ। करेज मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब होता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ और विक्ट्री ओवर इट। एंड विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। प्यार करना ज़्यादा नेचुरल है या टू हेट, टू लव। सो मंडेला टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस नाउ। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सारे लोग इसको ध्यान से सुनिए। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर एक आदमी के जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो नैतिक कर्तव्य होते हैं। एक तो होता है क्या, तो उसकी एक ड्यूटी है अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड दूसरा ऑब्लिगेशन है उसकी
किसके प्रति? तो अपने कम्युनिटी, अपने लोगों और अपने देश के प्रति। तो इन ए सिविल एंड human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Yes, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी उसकी अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी वाइफ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति है। दूसरा ड्यूटी उसका अपने लोगों, अपने समाज, अपने देश के प्रति निभानी होती है। तो एक ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाली सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। तो ऐसे सोसाइटी में तो हर एक आदमी एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ही ऑब्लिगेशन को बड़ा आराम से फुलफिल कर लेता है अपने इंक्लिनेशन, इच्छा और एबिलिटी के हिसाब से। लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे बर्थ एंड कलर ऑफ स्किन वाले व्यक्ति के लिए यानी ब्लैक्स के लिए, ये दोनों ही ऑब्लिगेशन फुलफिल करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके साथ तो कदम कदम पे भेदभाव होता था। तो ऐसे में वो कैसे अपने परिवार के प्रति भी ड्यूटी ऑनेस्टली निभा पाते और अपने देश के प्रति भी। तो इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्लैक कलर का है, अगर वो कोशिश भी करता है कि हम एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अटैम्प्ट करें, उसका प्रयास करें, तो उसको पनिश किया जाता एंड आइसोलेट कर दिया जाता। मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, समाज की मुख्य धारा से उसका सारा कनेक्शन काट के हटा दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his। हाँ, साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अगर अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा करने का कोशिश करता तो उसको अपनी फैमिली से रिप्ट अवे कर लिया जाता, छीन लिया जाता, एंड उसका होम से वो मतलब घर, अपने घर से बेदखल हो जाता, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उसको एक अलग थलग ज़िंदगी बितानी पड़ती, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की लाइफ बितानी पड़ती। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की लाइफ का मतलब हाफ सीक्रेट लाइफ, रहस्यमय लाइफ, जिसमें कि जैसे कि थ्रेडिंग बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस के बीच में झूलती हुई ज़िंदगी, सीक्रेसी गुप्त तरीके से, एंड रिबेलियन मतलब एक विद्रोही की तरह। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband। बोलते हैं मंडेला, अपने आप को क्लियर कर देते हैं कि आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल, शुरू में तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने लोगों को अपने फैमिली से ऊपर रखूँगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने के लिए अटैम्प्ट किया, तब मैंने ये पाया, ये आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड टू फुलफिल फ्रॉम फुलफिल। जब मैंने अपने लोगों को समय देना शुरू किया, जब अपने लोगों को सर्व करने की बारी आई, तब मैंने ये महसूस किया कि मुझे प्रिवेंट कर दिया गया है किस चीज़ से, तो माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एंड ए फादर, एंड ए हस्बैंड। ओके, so it was only when I began to learn that, sorry, I was not born with a hunger to be free, I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। yeah, बहुत अच्छा से बताया है कि आई वॉज नॉट बॉर्न, मेरा जन्म उस हंगर के साथ, फ्री होने के हंगर के साथ नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, एक्चुअली आई वॉज बॉर्न फ्री, एक्चुअली एवरी वन इज़ बॉर्न फ्री। हर एक जो बच्चा जन्म लेता है वो
स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। कैसे? तो फ्री इन एवरी वे, हर एक तरीके से, जैसे कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स, फ्री टू स्विम इन द रिवर, उसके बाद फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड, बैलगाड़ियों पे चढ़ने की आज़ादी, खेतों में दौड़ने की आज़ादी, नदी में तैरने की आज़ादी, यहाँ वहाँ जाने की आज़ादी। एक बच्चा हर एक तरह से फ्री रहता है। एंड वो बोलते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर को माना, फादर के बातों को माना, एंड अपने कस्टम्स, अपने ट्राइब के, अपने समुदाय के लोगों के रीति रिवाजों को फॉलो किया, तब तक तो ना तो मुझे भगवान के किसी नियमों से कोई प्रॉब्लम हुई और ना ही मनुष्यों के बनाए हुए नियमों कानूनों से कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? तो इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. प्रॉब्लम कब हुई? तो जब मैंने ये जाना कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था, जब मैं लड़कपन में था, बॉयहुड में था, जब मैं एज ए चाइल्ड, जो मेरा फ्रीडम को लेके जो मेरी सोच थी वो एक भ्रम थे, इल्यूजन था। जब मैंने ये डिस्कवर्ड किया एज ए यंग मैन कि मेरा फ्रीडम तो ऑलरेडी हैड बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे ले लिया गया था। एंड एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट मुझे फ्रीडम चाहिए था अब सिर्फ अपने लिए, कि रात को मैं, एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम का ये मतलब होता है कि रात को बाहर रहने की आज़ादी मिले, जो भी पढ़ना चाहूँ वो पढ़ने की आज़ादी मिले, जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी मिले। तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए, मेरे लिए फ्रीडम का वही मतलब था। लेकिन एज ए यंग मैन इन जोहानसबर्ग मुझे क्या चाहिए था? तो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो कि एक यंग मैन को चाहिए था, जिससे कि वो अपनी आमदनी चला सके, अपना कुछ रोजी रोज़गार कर सके, शादी कर सके, एक अच्छी फैमिली वो रियर अप कर सके। एंड एक ऐसा फ्रीडम जो कि लॉफुल लाइफ में ऑब्स्टेक कोई भी नहीं करेगा। एक आदमी को अधिकार होता है वो जन्म ले, पढ़े लिखे, एंड कुछ करे, कुछ अर्निंग करे, फिर उसके बाद एक अच्छी लाइफ जो है वो प्लान करे, शादी करे, एंड अपना एक अच्छा लॉफुल ज़िंदगी जिए। बट देन स्लोली आई सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, लेकिन जल्द ही मैं, धीरे धीरे मैंने ये देखा कि ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर जो कि मेरे तरह दिखते थे, यानी सारे ब्लैक्स जो थे वो सारे, सबकी यही कहानी थी। I saw that it was not just my freedom that has curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने ये देखा कि न सिर्फ मेरा फ्रीडम कर्टेल कर दिया गया था, कर्टेल मतलब उसको कम कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया, रिड्यूस किया गया, बल्कि हर एक उस व्यक्ति का फ्रीडम जो है वो खतरे में था, जो कि मेरी तरह दिखता था। एंड वही समय था, ये एक्चुअली बैकग्राउंड है कि क्यों वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए, क्यों वो इलेक्शंस के थ्रू सत्ता में आके उन्होंने अपार्थेड को ख़त्म किया, क्यों पार्टी ज्वाइन करी। तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ना सिर्फ उनकी फ्रीडम कर्टेल है, बल्कि उनके तरह दिखने वाले हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म कर दी जा रही है, तब जाके उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उस समय मेरा अपना, जो मेरी अपने लिए जो फ्रीडम का जो हंगर था वो अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया फ्रीडम फ्रॉम ऑफ फ्रीडम फॉर माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड लाइफ माई लाइफ। एंड यही वो इच्छा थी कि मेरे लोग आज़ाद हों, एंड वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। यही वो इच्छा थी जिसने कि मेरे लाइफ को एनिमेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कैसे? तो एक डरा 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 सा रहने वाले यंग मैन से एक बोल्ड करेजियस मैन की ओर, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, एक लॉ अबाइडिंग ह्यूमन बीइंग को एक क्रिमिनल बन गया। एंड एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक मैन विदाउट ए होम बन के रहना पड़ा। और एक लाइफ लविंग, ज़िंदगी को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह, एक बौद्ध भिक्षु की तरह, एक भिक्षु की तरह, एक सन्यासी की तरह ज़िंदगी जीना पड़ा।
I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. फ्रीडम इंडिविजिबल है, इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो. द चेन्स और एनी, हाँ, हमारे लोगों किसी एक व्यक्ति पर भी अगर गुलामी की जंजीर पड़ी है तो वो उस व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उस पूरे समुदाय, उस पूरे मानव समूह पे वो गुलामी का चेन है. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेयर द, और ठीक उसी तरह जिस तरह की हमारे किसी भी व्यक्ति पे अगर हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारे तरह दिखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर दूसरा व्यक्ति भी गुलाम है तो वो सिर्फ वही गुलाम नहीं है बल्कि हम भी गुलाम हैं उसके, हम भी सेम चीज़ फेस कर रहे हैं. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. और इसीलिए वो बोलते हैं कि ऑपरेसर अत्याचार करने वाला और ऑपरेस्ड अत्याचार सहने वाला दोनों ही गुलाम होता है, दोनों को ही लिबरेट करने की ज़रूरत है. ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम लेता है, उसकी आज़ादी को छीनता है, वो एक्चुअली प्रिजनर होता है, खुद में ही कैदी होता है. किस चीज़ का? हेट्रेड का, नफरत का. ही इज़ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. हाँ, उसका जो दिमाग है वो प्रिजुडिस में लॉक्ड हो जाता है, पूर्वाग्रहों में, एंड नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच का गुलाम होता है वो. तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे. हाँ, और इसीलिए अगर मैं किसी और का फ्रीडम लेता हूँ और उसके फ्रीडम को लेके अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं तो फ्री हूँ, गुलाम तो वो है जिसका हमने फ्रीडम लिया है, तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री बिकॉज I am the prisoner of hatred, I am the prisoner of jealousy, I am the prisoner of narrow-mindedness and prejudice. Okay, तो I am not truly free if I am taking away someone else freedom. मैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम ले रहा हूँ, that means कि मैं भी फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is, ठीक उसी तरह जब मुझसे फ्रीडम लिया जाता है तो जिस तरह उस समय मैं फ्री नहीं रहता हूँ, ठीक उसी तरह अगर मैं किसी का फ्रीडम लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. और इसीलिए वो कंक्लूड करते हैं कि ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, दोनों एक समान तरीके से ह्यूमैनिटी से वंचित हो जाते हैं, मानवता का उनमें अभाव होता है. ठीक है, दैट इज़ द चैप्टर. अब इसका क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि ओरल कम्प्रिहेंशन सारा हम लोग देखते हैं, ये भी देखते हैं किस ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. तो ऑब्लिगेशन फॉर द फैमिली, ऑब्लिगेशन फॉर द नेशन. एंड व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय. उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, एज ए स्टूडेंट क्या मतलब, अभी जस्ट पढ़े. एज ए बॉय वो चाहते थे रात को देर रात तक घर से बाहर रहना, यहाँ वहाँ जाना, जो मन करे वो पढ़ना, खाना पीना ये. और उसके बाद वो ट्रांजिटरी, जो ये छोटा छोटा ट्रांजिटरी फ्रीडम्स था, इसको वो बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम से कैसे कंपेयर करते हैं. एंड क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेसर फ्री है? नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों, ये लिखना है. क्वेश्चन है उसके बाद सच ए लार्ज नंबर. और पहला ही दिन जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बोले थे ये इस क्वेश्चन के बारे में कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स क्यों पहुँचे थे. तो दे हैड कम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली बॉर्न फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? द ट्रायम्फ ऑफ. तो ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, विक्ट्री ऑफ जस्टिस ओवर इनजस्टिस. उसके बाद मंडेला जब ये बोलते हैं कि आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पैट्रियोट्स, तो इससे क्या मतलब है? तो सारे जो उनसे पहले जो एंसेस्टर्स जिन्होंने कि फाइट में भाग लिया था, उन सारे लोगों के करेज का वो सम टोटल है. और डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करता है, कैसे एग्री करते हो, लिखना है. मंडेला का अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम को लेके कैसे चेंज हुआ, और मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल देख के रख देता है, लिखना है. तो it is your homework to complete the question answer of this lesson as well as have a look upon the grammar exercises as well. ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसी बुक का अगला लेसन पढ़ेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट.